कहानी है भोपाल गैस ट्रेजेडी की। कोई कह रहे हमारा पति देंगे, कोई कह रहे हमारी बीवी देंगे, कोई कह रहे हमारे बच्चे देंगे, कोई कह रहे हमारा परिवार पूरा बिछड़ गया। फैक्ट्रीज में हादसे होते रहते हैं, लेकिन 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात जो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में मौजूद एक फैक्ट्री से गैस लीक हुई, वो कोई आम हादसा नहीं था। अपन बच्चे हो रहे हैं, नई नई महिलाओं की, लड़कियों की शादी नहीं होती। मैडम अगर शादी भी कर दो ना तो वो ससुराल वाले कह के भगाते, तू गैस पे नहीं थे, तुझे इतने पैसे मिले लेके आ, तो तुझे रखेंगे नहीं तो जा। उस रात सोते हुए लोग हमेशा के लिए ही सोते रह गए। भोपाल गैस कांड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है, क्योंकि आम हादसे तो लोग कुछ सालों में भूल जाते हैं, लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी से पीड़ित लाखों लोग जो जिंदा बच गए, वो 38.5 साल बाद आज भी मीडिया में अपना दुख व्यक्त करते वक्त यही बोलते हैं कि काश हम भी उस दिन 2 तारीख की रात को ही उसी वक्त मर जाते तो अच्छा होता। भागे रहे हम लोग, गेट निकली। तो अभी आपको क्या परेशानी है? गठन कैंसर बन गया। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है और एग्जैक्टली ये हादसा क्यों और कैसे हुआ था, बल्कि डीपली इस बारे में भी बात करेंगे कि हादसे के बाद मुआवजा देते वक्त कैसे एक जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ 12,400 रुपए लगाई गई थी और कैसे उस फैक्ट्री का मालिक उस वक्त चालाकी से भारत छोड़ के भागा था। अगर छुप छुप के कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम किया। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ये जो यूसीआईएल की केमिकल फैक्ट्री आप देख रहे हो, ये साल 1969 में 7 नामक एक पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक बनाने के लिए भोपाल में एस्टेब्लिश की गई थी। इतने बड़े गैस हादसे के लिए पूरी फैक्ट्री का ये वाला हिस्सा जिम्मेदार था, क्योंकि इस हिस्से में आप ये जो बड़े बड़े 3 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स देख रहे हो, इनमें वही डेडली केमिकल था यानी मिथाइल आइसोसाइनेट, शॉर्ट में MIC, जो लीक हुआ। सच्चाई तो ये है कि 1969 में फैक्ट्री बनने के 10 साल बाद तक यहाँ ये टैंक्स और MIC का स्टोरेज था ही नहीं, क्योंकि शुरू के 10 सालों में कंपनी इस केमिकल को इंपोर्ट करती थी। लेकिन 1979 में सरकार ने यूसीआईएल फैक्ट्री वालों को ये खतरनाक MIC प्रोडक्शन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में हर वक्त ये जानलेवा MIC स्टोर रहता था, जो बाद में इतनी बड़ी दिक्कत बनी। इससे पहले हम ये समझें कि 2 दिसंबर 1984 की रात को स्टेप बाय स्टेप उस फैक्ट्री में ऐसा क्या हुआ था कि एक्सीडेंटली इतनी भारी मात्रा में गैस लीक हो गई। आपका ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इस फैक्ट्री में शेयर था। देखो, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन यानी UCC एक अमेरिकन केमिकल कंपनी थी। जब इसने भारत में भोपाल में ये फैक्ट्री डाली तो UCIL यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से डाली, जिसमें अमेरिकन कंपनी UCC का 50.9% शेयर था और 49.1% शेयर इंडियन इन्वेस्टर्स का भी था। इन इंडियन इन्वेस्टर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बैंक्स भी शामिल थे। 2 दिसंबर 1984 की रात 9 बजे वर्कर्स इस जगह एक रूटीन मेंटेनेंस कर रहे थे। असल में ये एक केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट है जो इन MIC स्टोरेज टैंक्स के पास ही है। केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के पाइप्स क्लॉग्ड थे, तो उनको पानी मारकर क्लीन करने की कोशिश जारी थी। एक बात आपके दिमाग में सुपर क्लियर होनी चाहिए कि अगर MIC स्टोरेज टैंक्स में पानी नहीं जाता तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कभी होती ही नहीं। उस रात एक्सीडेंटली MIC और वाटर का जो मिक्सचर हुआ, उससे ऐसा खतरनाक केमिकल रिएक्शन हुआ कि भोपाल में अफेक्टेड एरियाज में आज भी बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। थोड़ा और डिटेल में समझो कि अगर केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट अलग थी और MIC स्टोरेज टैंक्स अलग थे, तो केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट की सफाई करते वक्त MIC स्टोरेज टैंक्स में पानी आया तो आया कैसे? देखो, केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट में ऐसे होज लगा के पानी मारकर सफाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, पर कुछ दिन पहले ही कंपनी ने इन दोनों प्रोसेसिंग यूनिट्स को जंपर लाइन से कनेक्ट कर दिया था। एक तरीके से एक पाइप शॉर्टकट बना दिया था केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट और MIC स्टोरेज टैंक्स के बीच में, ताकि वर्कर्स इंटरचेंजेबली काम कर सकें। लेकिन ये करते वक्त कंपनी को 2 बार सोच लेना चाहिए था कि जंपर लाइन MIC स्टोरेज टैंक को रेस्ट ऑफ द UCIL फैक्ट्री से डायरेक्ट कनेक्ट कर देगी और MIC स्टोरेज टैंक में पानी जाने का खतरा बढ़ेगा। इन शॉर्ट, MIC स्टोरेज टैंक अगर आइसोलेटेड होता तो उसमें कभी पानी नहीं जाता, और अगर पानी नहीं जाता तो कभी गैस लीक नहीं होती। खैर, जहां पानी नहीं जाना चाहिए वहां पानी जाने से रोकने के लिए दुनिया भर की फैक्ट्रीज में एक काम और किया जाता है। इस सेफ्टी डिवाइस को देखो, इसे स्लिप ब्लाइंड कहते हैं। इसे इस तरह से 2 कनेक्टिंग पाइप्स के बीच में लगा दिया जाता है ताकि एक की सफाई करते वक्त पानी दूसरे में ना जाए। लेकिन UCIL कंपनी ने ये डिवाइस ही नहीं लगा रखा था। रीजन, कॉस्ट कटिंग। असलियत ये थी कि UCIL ने अपनी मार्केट को गलत जज कर लिया था। जो उन लोगों ने सोचा था 7 पेस्टिसाइड की वैसी सेल नहीं हो रही थी, इस चक्कर में कंपनी ने मेंटेनेंस करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। सेफ्टी मेजर्स पर से ध्यान हटा लिया था और कोई भी पार्ट अगर खराब हो जाता तो फर्जी क्वालिटी के माल के साथ रिप्लेस कर दिया जाता था। इन शॉर्ट, उस रात हुआ ये कि भोपाल में स्थित इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के इस MIC स्टोरेज एरिया में टोटल 3 टैंक्स थे, E610, E611 और E619। E619 को इमरजेंसी के लिए खाली रखा गया था, लेकिन E610 और E611 में 75% तक लिक्विड MIC भरा हुआ था। ध्यान रहे कि सेफ्टी मैनुअल्स के हिसाब से इन दोनों टैंक्स को सिर्फ 50% कैपेसिटी तक ही भरा जाना चाहिए था। 75% तक अलाउड ही नहीं था, क्योंकि टैंक के रिमेनिंग स्पेस में इनर्ट नाइट्रोजन गैस डाली जाती थी लिक्विड MIC को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए। अब करीबन रात 9:30 बजे जब केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट में सफाई चल रही थी, तब पानी एक्सीडेंटली इस E610 टैंक में घुस गया और अगले कुछ घंटों में इस E610 टैंक के अंदर करीबन 500 लीटर पानी घुस चुका था। 12:05 पर जब वर्कर्स की आंखें जलने लगी तो उन्होंने कंट्रोल रूम में फोन किया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस फैक्ट्री में मेंटेनेंस की
धज्जियां उड़ी पड़ी थी। प्रेशर वॉल्व से कुछ भी पता लगाना मुमकिन नहीं था। अगले कुछ मिनटों में फर्दर इस E610 टैंक के अंदर 42 टन लिक्विड मिथाइल आइसोसाइनेट प्लस 500 लीटर H2O का जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से इस टैंक का टेम्परेचर और प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ने लगा। इस शेकिंग अंडरग्राउंड टैंक के ऊपर का कंक्रीट फटने लगा और फुल प्रेशर के साथ गैस पाइप से होते हुए चिमनी से होते हुए खुले आसमान में निकल गई। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो उस समय भोपाल की पॉपुलेशन 8.5 लाख थी और 20% पॉपुलेशन इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास ही रहती थी। गैस जिस समय लीक हुई उस समय बदकिस्मती से हवा का रुख भी भोपाल शहर की तरफ ही था। उस दिन हवा अगर किसी और दिशा में चल रही होती तो ना जाने कितनी जानें बच जाती। मैप में फिर से देखो, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के पास रेलवे स्टेशन था और पास में ही जयप्रकाश नगर था। जयप्रकाश नगर एक स्लम एरिया था और फैक्ट्री वाले यहीं से लेबर्स और वर्कर्स को हायर कर लिया करते थे। पास में होने की वजह से सबसे ज्यादा मौतें इन्हीं दोनों एरियाज में हुई थी, रेलवे स्टेशन और जयप्रकाश नगर। गैस जब लीक हुई तो सर्दियों के दिन थे, तो जो लोग रजाई में मुंह ढक के सो रहे थे उन पे काफी कम असर हुआ। जो लोग ओपनली सो रहे थे उनकी आंखें जलने लगी, दम घुटने लगा, उल्टियां आने लगी। यहाँ हमें इस बात को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि जानवर तो रजाई ओढ़ के नहीं सोते ना। उस रात भोपाल गैस लीक की वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं बाकी 2000 से ज्यादा जानवरों की भी इंस्टेंटली मौत हो गई थी। मदद के लिए लोग जब भागने लगे तो मैप में एक बार फिर से देखो कि सबसे पास ये दोनों हॉस्पिटल्स थे, हमीदिया हॉस्पिटल और जयप्रकाश नगर मेडिकल कॉलेज। रात के 3 बजते बजते इन दोनों हॉस्पिटल्स में जो हालत हो गई थी वो उससे भी ज्यादा खतरनाक थी जो 2 साल पहले आपने कोरोना के टाइम पर देखी। रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल्स में आ रहे पीड़ितों को फेक गोलियां भी दी थी ताकि पेशेंट्स को ये लगता रहे कि उनके इलाज के लिए कुछ तो हो रहा है। रीजन ये था कि डॉक्टर्स को खुद नहीं पता था कि लीक कौन सी गैस हुई है, बीमारी क्या है और दवाई क्या है। पोस्टमार्टम की कंडीशन भी इतनी बेकार थी कि 8-10 मुर्दों में से सिर्फ एक का ही पोस्टमार्टम कर रहे थे क्योंकि सिम्टम्स सबके ऑलमोस्ट सेम थे। लेटर इन्वेस्टिगेशंस में ये बात भी निकल के आई थी कि फैक्ट्री इंजीनियर्स को वार्निंग सायरन और अलार्म्स ना बजाने के ऑर्डर्स ऊपर से आए थे ताकि शहर और लोगों में पैनिक ना फैले। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सरकार की गलती की वजह से जब कोई हादसा हो जाता है तो लोगों की मौत का जो आंकड़ा होता है वो काफी कम करके दिखाया जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी यही हुआ। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का क्लेम था कि सिर्फ 3000